कल हमने एंजाइम्स शुरू किया था, तो 5 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं एक बार, क्योंकि एंजाइम्स के मैकेनिज्म और फंक्शंस स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट एक बार हम लोग फिर से कल एंजाइम्स का देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे नहीं बढ़ रहा। जैसे कि कल बताया था, एंजाइम्स जो हैं वो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, और वी कैन से द कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, और उनका मेन फंक्शन, दे फंक्शन एज अ कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन 10 to power 6 times faster than the uncatalyzed reactions, ठीक। They lower the activation energy. What is the activation energy? It is the minimum quantity of energy which required to the reaction to complete, है ना। इतने अमाउंट की एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को पूरा करने में हमें चाहिए, that is called activation energy. तो ये जो एंजाइम्स हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को जब लो कर देते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मेन काम जो है वो एंजाइम्स का यही है, ठीक। व्हाट इज द कैटालिसिस? कैटालिसिस एक्चुअली क्रिया क्या है, क्या मतलब इसका होता है? द इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इज नोन एज कैटालिसिस, एंड द फैक्टर व्हिच आर एडेड टू दिस आर कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होता है, एक होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, आइदर इंक्रीज या डिक्रीज। कभी-कभी हम देखते हैं कि कैटलिस्ट जो रिसर्च किया है कि जैसे रिटार्डेशन भी करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं। हाँ। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है इसमें केस में होता है लोअर करता है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगा। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। हाँ, वो तो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट है, दैट इज तो मेन फंक्शन है कि जो हम जो परिभाषा देते हैं मैक्सिमम जब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन उस केस में कैटलिस्ट की परिभाषा की दैट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। एब्सोल्युटली। हां, तो इसमें कौन सा सही है? डिपेंड्स करता है ना कि आप एक्चुअली कैटलिस्ट जो होते हैं वो पूरे रिएक्शन की जैसी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। अब डिफरेंट कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, कभी-कभी रेट ऑफ रिएक्शन हमें बढ़ाना होता है, कभी कहीं पर हमें रिएक्शन को मॉड्यूलेट करने के लिए हमें कैसी रिक्वायरमेंट है वैसे कैटलिस्ट हम ऐड करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट जो कहता है वो आपके किसी भी रिएक्शन को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना, वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉपर रिएक्शन है वो हमारा पूरा होता है। हम इसको बाद में डिस्कस करें, पहले हम पढ़ लें, फिर हम पूरा जब हम वो पढ़ लेंगे उसके बाद पूरा चैप्टर, फिर हम 15 मिनट लेंगे कि हम आपकी जितने भी क्वेरीज है इसको फिर डिस्कस करें, ठीक। एक बार पूरा चैप्टर हम पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर खुद में ही है। अगर हम एंजाइम पढ़ना चाहते हैं कैटलिस्ट, तो खुद में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी कोर्स के हिसाब से पहले इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बता दें व्हाट आर कैटलिस्ट एंड व्हाट इज कैटलिस्ट, ठीक। अब सपोज हम किसी कोई भी हमारा रिएक्टेंट है, मान लीजिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इट विल रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो अगर हम इसमें कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो हमारी एक्टिवेशन ग्राफ जो होता है एनर्जी का वो लो हो जाता है ना, और रिएक्शन ज्यादा फ्रिक्वेंटली ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो एंजाइम का काम क्या है? किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना है, साथ ही साथ वो क्या करता है, जो एनर्जी होती है कैसे वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, क्योंकि वो रिएक्टेंट को पास ले आता है। रिएक्टेंट को जब पास ले आता है तो जो एनर्जी हम देने वाले थे जो चारों तरफ फैलती, वो क्या हो जाती है, ऑलरेडी कम हो जाती है, और रिएक्टेंट आपस में कोलाइड कर जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक ना। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ एंजाइम और क्या काम करता है कि वो जो भी दो रिएक्टेंट है उनकी जो पोजीशन है, या हम कह सकते हैं जो जब भी वो आपस में रिएक्ट करते हैं दो रिएक्टेंट, उनकी जो स्टेट है वो इस तरीके से पोजीशन होती है कि जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, या अट्रैक्शन जो फोर्स काम कर रहा है, वो पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्मेशन की दूरी बनी रहे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बना रहे, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स जो है वो प्रॉपर बना रहे। अगर पास में ज्यादा रिएक्टेंट आ जाएंगे तो क्या होगा, उस केस में भी मतलब उस पोजीशन को भी बैलेंस करता है एंजाइम कि जो दो रिएक्टेंट आपस में प्रॉपरली बॉन्ड बना पाए। अगर वो पास आ जाएंगे तो उनमें रिपल्शन फोर्स जो है वो लगेगा या उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो वो दोनों तरीके से काम करता है। पास लाके उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, रिएक्ट जल्दी से कोलाइड कर जाते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ऑल्सो tightly reactant to so that also decide the position of the reactant or balance the position of the reactant so that जो intermolecular force है that would otherwise push apart, है ना, तो उस पोजीशन को भी बैलेंस करता है एंजाइम। बाद में आता है, हमने कल बताया था वाटर मेटेलो एंजाइम्स, है ना। मेटेलो एंजाइम is also an enzymatic protein in which metal as a metal ion embedded in the cavity of enzyme and bonded to the ligand of the protein। ठीक, मेटेलो एंजाइम्स में दे भी रखा है, आप देखिए डेफिनेशन कि कोई भी एंजाइम प्रोटीन एंजाइम होते हैं लेकिन इसमें मेटल प्रेजेंट होता है, ठीक, और वो भी हाइड्रोफोबिक कैविटी होती है एंजाइम में, उसके अंदर फिट होता है और उसके साथ ही प्रोटीन के डोनर एटम से बॉन्ड जो है वो बनाता है। डोनर एटम कैसे हो सकते हैं, जैसे हमने कल बताया था, प्रोटीन के सॉफ्ट और हार्ड बेसिस हो सकते हैं, चाहे वो सल्फर हो, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, और इसी तरीके से मेटल आयन भी हमारे सॉफ्ट और हार्ड हो सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ एक रिवर्सिबल ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा होता है जो कि पूरे रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद निकलकर वापस अपनी जगह पर, कंप्लीशन के बाद अपनी जगह पर हटकर उस रिएक्शन को कंप्लीट कर देता है। यानी जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, विच ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप प्लस सिंपल मेटल आयन ग्रुप और कॉम्प्लेक्स मेटल आयन ग्रुप इन द प्रोटीन और इन द एंजाइम और कोएंजाइम समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द कोफैक्टर। ठीक, यानी कि मेटल आयन ग्रुप जो कि नॉन एमिनो एसिड ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं या विटामिन के और सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक है, वो दोनों मिलाकर हम कभी कभी इसको कोफैक्टर भी या कोएंजाइम्स भी कहते हैं। अब आता है आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि कल हम पढ़ा चुके हैं इसलिए शॉर्ट में ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आ चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड। Both prosthetic group, either simple metal ion or the complex metal ion, attach in enzyme and coenzyme are sometimes called cofactor, as I told you. Now the structure of, जो X-rays is revealed that the enzyme comprise the extensive structure of polypeptide chains. Extensive मतलब बहुत बड़ा structure होता है polypeptide chains का, ठीक। और जो हमारा एंजाइम्स है दैट इज द बीटा प्लेटेड शीट कन्फॉर्मेशन। बीटा प्लेटेड शीट कन्फॉर्मेशन, एक होता है आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, एक होता है बीटा। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, दैट इज द राइट हैंडेड कॉइल्ड और स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड और स्पाइरल स्ट्रक्चर लाइक दिस। अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, दैट इज द स्पाइरल कन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड द बीटा शीट में क्या होता है, बीटा शीट कंसिस्ट ऑफ बीटा स्ट्रैंड्स। तो वो स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में लैटरली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं बाय बैकबोन ऑफ 2 और 3 हाइड्रोजन एटम है एंड जनरली फॉर्म ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। जनरली फॉर्म ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड द बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर लाइक दिस। आई डोंट नो whether the structure is given in the slide or not, like this structure. Here you can see the two strands literally connected with the hydrogen bond and form the twisted structure like this. This is the beta plated sheet conformation which generally enzymes have. Okay? This is the structure of. Now the enzymes structure, the enzymes are divided into two halves. वन हाफ में क्या होता है, दे हैव एक्टिव मेटल आयन, मे बी जिंक आयन, विच इज फाउंड इन द लार्ज कैविटी ऑफ द
hydrophobic cavity of the central between the beta structure and one of half of the molecule. They have the beta structure or the metal ion, and one of the 6 polypeptide then perpendicular of the beta structure chain. ठीक, तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं the center, the metal ion is just the center of the molecule. ठीक, वन हाफ में क्या होता है, कैविटी होती है हाइड्रोफोबिक कैविटी जिसमें एंजाइम्स में मेटल आयन एम्बेडेड होता है, एंड वन हाफ जो है वो परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट ऑफ द चेन ऑफ द मॉलिक्यूल. सो द मेटल आयन इज जस्ट ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल. अब ये जो एंजाइम्स है, हाउ दे लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, डिफरेंट प्रोसेस हैं. चाहे उनमें ब्रिजिंग हो जाती है रिएक्टेंट में, जो निकट के जो पास के जो हम कहते हैं ना, जो भी ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में ब्रिजिंग हो जाती है. कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, दे जस्ट अटैच विद द इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव फोर्स और द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक, तो कोई ऐसा नॉन कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं. और उसके अलावा बहुत सारी जो है आपकी स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट हमने बताया, वो स्टेट होती है ट्रांजिशन द केमिकल रिएक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन अलोंग द रिएक्शन कोऑर्डिनेट. एक पोजीशन सबकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें कि मैक्सिमम जो है रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन को कंप्लीट कर सकें. ठीक, इसमें हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है और मॉलिक्यूल इसको कैसे ट्रांजिशन स्टेट में वो कर सकता है रिएक्शन कि बाय बाइंडिंग द सबस्ट्रेट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंट्रैक्शन और द हाइड्रोजन बॉन्ड. जो भी ग्रुप्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से वो बाइंड कर देता है और कोलाइड कर जाते हैं रिएक्टेंट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट. अब मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म हम अच्छे से समझेंगे, इजी है. एंजाइम्स का काम क्या होता है, दे अट्रैक्ट द सबस्ट्रेट इन द एक्टिव साइड, कैटलाइज द रिएक्शन एंड फॉर्म द प्रोडक्ट, देन डिसोसिएट फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड separate and again react with the another molecule of the reactant. Okay? This is the simple mechanism of the enzyme. The combination of enzyme with substrate is called the enzyme substrate complex. जो complex बनता है उसे हम क्या कहते हैं, enzyme substrate complex. When two substrate and one enzyme is there, this is called the ternary complex. जब दो सबस्ट्रेट होते हैं और एक एंजाइम होता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं टर्नरी एंजाइम कॉम्प्लेक्स. When one substrate and one enzyme is there, then it is called the binary complex. Is that clear? Suppose example is given here. The substrate attached to its active site with the enzyme by electrostatic or hydrophobic forces, that is non-covalent bond. ठीक, forces are not form any covalent bond. An example, two substrate is given there, assume S1 and S2. ठीक, bind with the active site of enzyme, step 1, that is two substrate. Suppose this is S1 S2 plus ठीक, it will give the product. Step 1 में enzyme S1 S2. Then in step 2 it will give the product enzyme P1 P2. Then in step 3 the product will dissociate from the enzyme. It will give P1 P2 and enzyme will separate and ready to react with another molecule. See, the reaction, the step is actually chemical transformation at a great interest, although much is known about it, not fully understood. This is not important. In short, we can say
that there are 3 steps the whole reaction take place. In first step, the S1 S2 substrate active site attached to the enzyme, and then step 1, this complex is formed, and then the enzyme with product is formed, and then product is dissociated with the enzyme and separate product and enzyme is formed in step 3. In whole reaction you can see the enzyme is unchanged. उसका स्ट्रक्चर जैसा था वैसे ही है पूरे रिएक्शन में. एंजाइम जो है वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये जो है दोबारा किसी भी रिएक्टेंट से फिर से रेडी है रिएक्ट करने. There are 2 types of enzymatic reaction in which the intermediate is formed, covalent intermediate is formed, and in second one none is formed. 2 तरीके के एंजाइमेटिक मैकेनिज्म होते हैं, रिएक्शंस हो सकते हैं. इनमें एक में तो इंटरमीडिएट कोवेलेंट बनता है, दूसरे में कुछ नहीं बनता है. अब इसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल वन सबस्ट्रेट मान लीजिए BX है, ठीक, वो किसी भी एंजाइम के N ग्रुप से, वन सबस्ट्रेट मान लीजिए BX है, ठीक, वो एंजाइम के N ग्रुप से अटैच हो रहा है, ठीक, और दूसरा सबस्ट्रेट हमारा Y है. अब हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होगा. एंजाइम पहले सबस्ट्रेट के एक्टिव साइड यानी B से रिएक्ट करेगा. इट विल गिव द एंजाइम B कॉम्प्लेक्स, ठीक, एंड another group will be separate. Then this complex enzyme B complex react with another substrate which is Y. It will give the product BY plus enzyme will separate in the reaction after completion of the reaction. This is also the intermediate form in this reaction. इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है ना, तो 2 तरीके से मैकेनिज्म होते हैं, एक में इंटरमीडिएट बनता है और एक में इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक. Many enzymes catalyze this kind of mechanism. For example, acetylcholine esterase. This kind of 2-step reaction, the example is acetylcholine esterase. ठीक, पहला एग्जाम्पल है एसिटाइलकोलिन. इसमें सिंपल जो है आप देखिए, इसमें जो आपका पहला सबस्ट्रेट है दैट इज एसिटाइलकोलिन. इसमें शायद इसमें हमने ये ऐड नहीं किए हैं, मैं ये बोर्ड में ही समझा देती हूँ आपको. This 2-step mechanism reaction shown by the example of acetylcholine esterase. Here the first substrate is BX, which is acetylcholine. ठीक, enzymes active site contain N group. Here the N group is part of amino acid like serine 1. Part of amino acid serine 1, suppose. And the third product is water. Y is the third substrate. Second substrate Y is water. First substrate is acetylcholine. Enzyme active site contain amino acid, which is the part of serine protein, and this is the second substrate which is water. So how the reaction take place? First of all, the first substrate BX, the B
active side of the substrate react with the enzyme group, amino group. It will give enzyme B complex. The bond is called enzyme B complex bond. Enzyme B, here it is acetyl 1-serine. The complex name is acetyl 1-serine because the enzyme is 1-serine and the active side of the acetylcholine, the B group is acetyl. Okay? And then the X group is choline. Is that clear? Acetylcholine में जो BX था, ये this is acetyl, this is choline. This acetyl react with the enzyme amino acid group, active site serine 1 group. It will form the complex acetyl 1-serine complex, and the second group separate from the first substrate, that is X, is choline. Then in second step, this complex enzyme B complex or the acetyl 1-serine react with another substrate Y, which is here is water. It will give the product BY, that is acetic acid. One product is acetic acid and the X is choline, and enzyme will separate. Is that clear, the reaction? This is the intermediate formation complex reaction. Now the next example, the product dissociate from the enzymes, acetyl chloride regenerate. ये जो acetyl chloride storage enzyme जो है वो फिर next molecule से react करें, क्योंकि पूरी throughout it will not change. जैसा आप enzyme डाल रहे वैसे enzyme जो है throughout reaction में participate करता है. It will not change any position or any structure. तो ये दोबारा reaction में participate करने के लिए फिर से ready हो जाता है, and it will react with another molecule of the acetylcholine. ठीक? This kind of reaction involved the formula are called, this kind of reaction in which the intermediate form on the enzyme surface is called double displacement reaction. Double displacement reaction, in which the intermediate is formed on the surface of enzyme. Okay? Another example of this type of reaction is the sucrose phosphorylase. Sucrose phosphorylase. Now in this reaction we see mechanism, we see that the one substrate BX, the second one is Y and enzyme. Okay. Here the BX is sucrose. Sucrose, or you can say glycosyl fructose. Glycosyl fructose. This is the BX. See? Y is phosphate in carboxylic group. See? And sorry, carboxylic group of enzyme Y is the phosphate. Second substrate is phosphate, and the enzyme contain the active group is carboxyl.
ठीक. Now the BX first react with the enzyme which have carboxyl group, and here the B is glycosyl and X is fructose. ठीक. It both the enzyme and first substrate react to give complex B enzyme complex या enzyme B complex. B enzyme complex क्या होगा ये? ग्लाइकोसिल कार्बोक्सिल कॉम्प्लेक्स. ग्लाइकोसिल कार्बोक्सिल कॉम्प्लेक्स. क्लियर हो रहा है? तो B group of active side of the substrate, which is the glycosyl group, it will react with the enzyme carboxyl group, give the complex glycosyl carboxyl complex. And the second substrate, second group is fructose, which is X. Is that clear? In second step, this is the first step. In second step, the complex, that is B enzyme complex, that means glycosyl carboxyl complex react with second substrate Y, that is phosphate. It will give the product By glycosyl phosphate. और एंजाइम डिसोसिएट होकर अलग हो जाता है प्रोडक्ट से, एंड द सेकेंड प्रोडक्ट इज फ्रक्टोज विच इज X. ठीक. तो ये भी क्या है आपका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मैकेनिज्म. दो एग्जाम्पल आपने पढ़े, एक तो एसिटो acetylcholine esterase and second one is sucrose phosphorylase. दोनों में आपको समझ में आया फर्स्ट सबस्ट्रेट क्या था, कैसे एंजाइम के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना, फिर कैसे सेकेंड सबस्ट्रेट से वो कॉम्प्लेक्स रिएक्ट करता है, फिर प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट फिर डिसोसिएट होकर एंजाइम्स को अलग कर देता है. ठीक. This kind of reaction is called double displacement reaction. ठीक. The covalent intermediate between the enzyme and substrate apparently influence the reaction. इसमें पूरे रिएक्शन में ये जो इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इस पूरे रिएक्शन को फेवर करते हैं. एंजाइम इसमें जल्दी फास्ट रिएक्शन कर देता है क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शन सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देता है, और इस पूरे रिएक्शन में एंजाइम अनचेंज रहता है एंड टाइम तक. तो एज अ ट्रू कैटलिस्ट वो बिहेव करता है. ठीक. मेनी एंजाइम्स जो हैं वो कोवेलेंट इंटरमीडिएट बनाते हैं, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो कैटालिसिस की तरह काम करे. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबस्ट्रेट पहला सबस्ट्रेट है वो दूसरे सबस्ट्रेट से जाकर डायरेक्ट ज्वाइंट हो जाता है, अटैच हो जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है. यानी कि वहां पर कोई कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं एंजाइम के साथ. एंजाइम्स इंटरमीडिएट बनाते ही नहीं है. एंजाइम्स का काम एज अ कैटलिस्ट नहीं होता है. वो जरूर उस पूरे रिएक्शन में रहता है, लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्ट दोनों सबस्ट्रेट के ऐड होने से बन जाता है. ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या कहते हैं? मतलब 2 स्टेप में रिएक्शन नहीं हो रहा है, एक स्टेप में पूरा रिएक्शन हो रहा है. दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां एंजाइम का काम एज अ कैटलिस्ट नहीं है, प्रेजेंट है, फिर भी एज अ कैटलिस्ट वो बिहेव नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों सबस्ट्रेट ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंबाइंड होकर रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्लियर हुआ? अब समझ लीजिए वन सबस्ट्रेट कोई Y है
जैसे कि अभी तक आप देख रहे हैं, हम दो सबस्ट्रेट हमेशा ले रहे हैं, एक तो BX और दूसरा Y। सपोज वन सबस्ट्रेट आपका Y है, ठीक, डायरेक्टली अटैच हो जा रहा है सेकेंड सबस्ट्रेट BX से, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो यहाँ पर बी ग्रुप था, जो ट्रांसफर्ड हो रहा था, कॉम्प्लेक्स बना रहा था, दो स्टेप में जा रहा था, वो यहाँ पर दो स्टेप रिएक्शन में नहीं जा रहा है, सिंगल स्टेप रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल है माल्टोस फॉस्फोराइलेज, इसका एग्जाम्पल है माल्टोस थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर्स है ये, ठीक से मिटता नहीं क्या? Maltose, example of single displacement reaction is maltose phosphorylase. In which directly affects the bond of substrate BX and Y. Here the BX is maltose, which is BX, one substrate BX is maltose or glycosyl glucose. The substrate is maltose or glycosyl glucose and the second substrate Y is phosphate. What happened here? The single step reaction, directly BX plus Y, it will give BY plus X. That means maltose, phosphate, glycosyl, phosphate and glucose. Glycosyl, this is the glycosyl, no intermediate is formed, glycosyl, phosphate, BY, first product, and second one is glucose. Single displacement reaction. So the covalent intermediate between the substrate and the enzyme occur in many enzymatic reaction, जो कि आपने देखा सिंगल से कोवेलेंट जब इंटरमीडिएट बनते हैं, इस तरह की बहुत सारे रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे हैं, जहाँ पर अमीनो एसिड, सेरीन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कि डबल ऐसे ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद द सबस्ट्रेट विद एंजाइम, ठीक। तो ये थे आपके हाउ द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस इन एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट, ठीक, क्लियर। दो तरीके से होता है, एक में इंटरमीडिएट बनता है और एक में। अब सम एग्जांपल्स ऑफ मेटालो एंजाइम, फर्स्ट इज आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? The first example of this kind of enzymatic mechanism or enzymatic enzyme is zinc metalloenzyme, which is also called carboxypeptidase A. Carboxypeptidase A. जो carboxypeptidase है, it is a pancreatic metalloenzyme which catalyze or hydrolysis of peptide bond of the protein during the digestion. डाइजेशन में पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या है, वो हाइड्रोलिसिस जो होती है
वो कौन से एंजाइम्स करते हैं? दैट इज द मेटालो और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये एंजाइम जो होता है, दिस इज द सिंगल प्रोटीन चेन ऑफ 307 अमीनो एसिड, single chain of protein of 307 amino acid and one zinc ion is attached. Molar mass of enzyme is about 34,800. The zinc coordinate here the two nitrogen atom of histidine. The zinc coordinate two nitrogen atom of histidine, histidine 69 and histidine 196. हिस्टिडीन के दो नाइट्रोजन एटम जो है किससे जुड़े होते हैं? जिंक से। एंड द थर्ड वन इज ग्लूटामाइन 72 which attached to the zinc. The fourth glutamate जो है, they act as a bidentate ligand. It acts as a bidentate ligand, and the fourth bond is attached to the water molecule of the zinc. Tetrahedrally attached है, दो हिस्टिडीन से जुड़ा है जिंक, एक तरफ ग्लूटामाइड से जुड़ा और एक तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स, OH of the water molecule. This is the actual structure of the carboxy peptidase, where the zinc attached two side by the histidine, nitrogen of histidine. One side is attached with the glutamide, oxygen of glutamide, and then fourth one is attached to the water molecule. ठीक? The cavity has hydrophobic pocket close to the Zn. Zn आयन के पास ही हाइड्रोफोबिक कैविटी होती है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक्युमुलेट कर लेता है, ऑर्गेनिक ग्रुप एक्युमुलेट कर लेता है, किसका? प्रोटीन का। जो पास का प्रोटीन होता है, इसका जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, वो आपका हाइड्रोफोबिक पॉकेट को एक्युमुलेट कर लेता है। तो उस साइड का जो कार्बन है, उसको हाइड्रोलिसिस करना सबसे ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक? The cavity has hydrophobic pocket close to the Zn ion that can accumulate organic group of peptide undergoing hydrolysis. Therefore, higher efficiency with hydrophobic C-terminal peptide are clean. तो उस साइड का जो बॉन्ड है, वो बड़ी इजीली से ब्रेकअप हो जाता है या टूट जाता है। इसके अलावा C-terminal peptide containing C-terminal peptide के साथ साथ साइड में जो है वो ऑर्गेनिक ब्रांच एरोमेटिक ग्रुप जुड़े होते हैं। इसका एक और स्ट्रक्चर आगे होगा। दिस इज द होल स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए आप, जिंक दो हिस्टिडीन से जुड़ा है, बीच में ग्लूटामाइड से जुड़ा है, फिर वाटर मॉलिक्यूल है। उसके बाद ऊपर देखिए आप, जो हाइड्रोफोबिक पॉकेट थी जिसमें ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके साथ साइड में एरोमेटिक चेन ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि C6H5CH2 और CH2C6H4OH। इस टाइप के कोई भी साइड ग्रुप जुड़े होते हैं। अच्छा, उसके अलावा दो क्लियर है, कैसे बताऊं आपको? ये स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है क्या? ये मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया जिसमें काफी क्लियर है। ये देखिए, बीच का जो सबस्ट्रेट है, दिख रहा है इसमें? हाँ, क्लियर है। बीच का सबस्ट्रेट है, इसमें आप देखिए जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से, यहाँ आर्जिनाइन 127 से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है ना? NH के साथ देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है कार्बोनिल का, and it is attached to the arginine 145 दिया हुआ है यहाँ पर, 127 सॉरी। एंड सेकेंड जो है वो फिनोलिक ग्रुप के साथ NH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका सबस्ट्रेट का टायरोसिन 248।
टायरोसिन के फिनोलिक ग्रुप से कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, यानी कार्बोनिल दो साइड से जुड़ा हुआ है, एक 127 आर्जिनिन के NH ग्रुप से एंड दूसरा फिनोलेट ग्रुप ऑफ टायरोसिन से। ठीक, इसमें भी क्लियर होगा। ये देखो, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 NH group of arginine is connect with the carbonyl group of the substrate and one is phenolic group of tyrosine 2,4. Is that clear? इसके अलावा 127 bonds, arginine 127 bonds to oxygen of carbonyl group of peptide substrate and phenolic group। ये केवल सबस्ट्रेट जो है, ये दोनों जो जुड़े हुए हैं, ये दोनों ग्रुप सबस्ट्रेट को एंजाइम से जोड़े रखते हैं। ये दोनों ग्रुप जो है इस तरीके से बैलेंस रखते हैं सबस्ट्रेट को कि वो एंजाइम से जुड़ा रहे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। और यहाँ पर क्या होता है कि जो जिंक आयन है, इट इज अटैच्ड टू द OH ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये 1OH जो है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द ग्लूटामेट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक, एंड 1 प्रोटॉन देन ट्रांसफर टू द NH ग्रुप टू ब्रेक एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन द CN बॉन्ड। ये प्रोटॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है और CN बॉन्ड टूटने में हेल्प करता है। ठीक, फिर ये जो आपके ZnO एंड दिस विल फॉर्म ग्लूटामिक एसिड, क्या बना देता है? ग्लूटामिक। Zn with OH with this group forms glutamic acid. Is that clear? स्ट्रक्चर देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए। The oxygen of the water molecule coordinate to Zn ions bonds carbon and carboxylic group of the peptide. The free glutamate residue of the enzyme hydrogen bonds hydrogen water ligands 1H transfer to the glutamic residue leaving OH group and coordinate the Z ion, जो कि मैंने आपको बताया। ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें ये जो इसकी जो पोजीशन है, स्टिचिंग, ये पोजीशन इसलिए चेंज हो जाती है, ये जो 5 कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाता है क्योंकि Zn टुवर्ड्स द 127 आर्जिनाइल ग्रुप की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाता है टू ट्रांसफर ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक, तो ये पूरी पोजीशन चेंज हो जाती है एंड ग्लूटामिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका केवल रखने का है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इसको आप इस बॉन्ड्स को देख लीजिएगा ध्यान से। दिस इज द होल स्ट्रक्चर विच क्लियर यू ऑल। You can see this, how the bond cleavage takes place. देखिए, इसमें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। How the water, this H will transfer to the NH group of the substrate, which help to break off the CN bond. Okay? And this will form the glutamic acid due to shifting of this Zn towards the arginine. This glutamine position is now changed. ठीक, आप देख लीजिए, ये आपका है पूरा स्ट्रक्चर। ये H आपका इस कार्बोक्सिल ग्रुप से ट्रांसफर होकर सबस्ट्रेट की तरफ चले जाता है, जिसके कारण कि CN बॉन्ड जो है वो तोड़ने में हेल्प मिलती है और इधर जो है आपका ये मिलकर आपस में ग्लूटामिक एसिड बनाना है। This is the whole structure after the reaction of enzyme and substrate. ठीक, देख लीजिए, मैं आपको दे भी दूंगी क्योंकि ये काफी इन बुक्स से निकाला है। अगर नोट्स चाहिए तो मैं दे दूंगी, कुछ नोट्स इसमें है नहीं स्लाइड्स में, आई विल गिव द नोट्स। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और ये पूरा मैंने होल का पूरा स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ किया है। Now the next enzyme is carbonic anhydrase. The final product of this carboxylic peptidase, the zinc ion carbonyl of substrate binds the bidentate fashion. ठीक,
जो बाइडेंटेट होता है वो मोनोडेंटेट में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूटामिक 72 था जो उसमें जुड़ा हुआ था ऑक्सीजन से जिंक टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है 1 आर्जिनाइन 127 की तरफ, तो ये मोनोडेंटेट में चेंज हो जाता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मेटल। क्योंकि लिखा है देयरफॉर 5 कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटेन बाय द स्विचिंग ग्लूटामाइन 72 metal ligand from bidentate to monodentate because the metal moves towards the arginine 127. Is that clear? Now the next enzyme is carbonic anhydrase. ये enzyme जो है basically it is in the RBC or erythrocytes. The hydration reaction occur during the uptake of CO2 by blood in the tissue vessels and dehydration reaction occurs when CO2 is released. यानी कि CO2 plus H2O it will give HCO3 and H plus. ठीक? The reaction is whole reaction is ये पेन कहाँ है? दिख रहा है पेन? हाँ। Hydration takes place by the absorption of CO2 by blood in the tissue and then excretion of CO2 into the The molar mass of the enzyme is 30,000. It is also a single protein structure containing the 260 amino acids. Okay? And the carbonic anhydrase enzyme increase the rate of reaction 1 million faster. 1 million times faster. See what it does? It takes hydration reaction. Hydration occurs during the uptake of CO2 by the blood in the tissue and then release of the Ca2 into the active site of the zinc. The active site of the zinc contains 3-histidine nitrogen attached to the nitrogen of 3-histidine. Here the zinc ion attached to the nitrogen of 3-histidine, histidine 94, histidine 96 and histidine 119. ठीक? Tetrahedrally, the zinc ion coordinate with the 3-histidine imidazole nitrogen atom and one water molecule, which is OH of the water molecule. Okay? When H plus ion hydration takes place, the proton is transferred in first step by the transfer of H plus ion and then add of CO2 ion, hydration takes place, it will give this complex and then after the reaction HCO3 is formed. बहुत सारे एमिनो एसिड्स में और होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्रोटीन ट्रांसफर के साथ फंक्शन करते हैं. The Zn ion in this carbonic anhydrase is more acidic as comparison to carboxypeptidase. क्यों? क्योंकि इसमें because there are 3 histidine molecule, neutral or basic histidine molecule is attached with the zinc which make it more acidic. जो histidine molecule इसमें 3 जुड़े हैं वो Zn ion को और ज़्यादा acidic बनाते हैं, जबकि कार्बोपेप्सिडाइडेज में कितने 2 हिस्टिडीन मॉलिक्यूल जो थे जुड़े थे. इसमें 3 जुड़े हैं जो कि Zn आयन को ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर एसिडिक जो है वो बना देते हैं, सो दैट द फोर्थ पोजीशन बिकम मोर एसिडिक और very easily water can polarized or loses H plus ion because the fourth position is more electronegative
due to the more acidic form of the Zn ion. ठीक? This is the whole reaction. You can take the note. It will clear how the whole process take place. Now the next enzyme is the nucleophile OH attack the carbon atom of CO2 hydrophobic group near to the Zn ion. Is that clear? Last line देख लीजिए इसकी. बढ़ क्यों नहीं रहा भाई? बढ़ने लगता है. The next enzyme is xanthine oxidase. देखिए बेटा क्या हो गया, हेल्ड क्यों हो गया ये? Two identical subunits, each containing one molybdenum, 2 Fe2S2 and 1 FAD, flavin adenine dinucleotide. दो सब यूनिट्स इसमें जुड़े होते हैं जिसमें हर एक में 1 मोलिब्डेनम है, 2 मॉलिक्यूल किसके हैं, Fe2S2 के एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी Fa2 साइट. मोलर मास जो है मॉलिक्यूल एंजाइम का है 2. व्हाट हैपेंड? हाँ. और xanthine oxidase catalyze the oxidation of xanthine to uric acid. ये xanthine को uric acid में क्या करता है? xanthine uric acid में चेंज होता है, पर this enzyme act as a inhibitor. वो इस रिएक्शन को इनहिबिट या रोकने के एंजाइम ये काम आता है. जब यूरिक एसिड ज्यादा फॉर्म होने लगता है बॉडी के अंदर तो गाउट सुना आपने ना, ज्यादा देर तक स्टेन कर जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है तो गाउट हो जाता है, गाउट बीमारी हो जाती है. तो उस समय इस एंजाइम को एज अ इनहिबिटर हम ऐड करते हैं बॉडी में. वो एज अ इनहिबिटर काम करता है. वो इस xanthine को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने से ज्यादा मात्रा में रोक देता है. ये यूरिक एसिड हमारा क्या होता है, फिल्टर हो जाता है. ठीक. Which can be treated with inhibitor of xanthine oxidase. The xanthine oxidase, here the molybdenum 6 side carries out 2 electron. xanthine uric acid मतलब जब बन जाता है तो जो molybdenum है वो अपने 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है और बाद में itself रिड्यूस होकर जब फॉर्मेशन होता है xanthine to uric acid and then दोबारा एक एक इलेक्ट्रॉन बोथ Fe2S2 एंड फ्लेविन एडेनिन को डोनेट करके molybdenum 6 में कन्वर्ट रीजनरेट हो जाता है. क्योंकि इसमें molybdenum 6 ऑक्सीडेशन स्टेज में होता है तो वो दोबारा रीजनरेटेड होता है बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ एट अ टाइम 1 इलेक्ट्रॉन टू Fe2S2 एंड FAD. समझ में आ गया इसका फंक्शन, क्या का फंक्शन है. एंड द लास्ट वन इज सीरोप्लाज्मिन. सीरोप्लाज्मिन जो है इसको हम ब्लू कलर्ड प्रोटीन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ब्लू कलर्ड प्रोटीन. इट्स स्मॉलर मास इज 1,35,000 विथ 8 कॉपर पर मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में कितने कॉपर है? 8. ज्यादातर ये सभी प्लाज्मा ज्यादातर ये सभी एनिमल्स की प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है. दिस प्रोटीन इज फाउंड इन द प्लाज्मा ऑफ मोस्ट एनिमल. वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट्स प्लेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग Fe2 to Fe3. आपको जब हमने कॉपर पढ़ाया था तो याद करिए मैंने क्या बताया था. इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, particularly dietary iron in rats where the dietary
आयरन इज अनअवेलेबल इन फेरिक फॉर्म, पढ़ाया था जब कॉपर पढ़ाया था, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भी क्या कर रहा है ये, फेरस को फेरिक में चेंज कर रहा है, ठीक, यानी कि फ्रॉम फेरिटिन टू ट्रांसपेरेंट। इसके अलावा ये कॉपर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में भी हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से विल्सन डिजीज जो आपने सुना है वो हो जाती है। तो दिस इज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। तो ये आपका जो चैप्टर खत्म हो गया पहला, मेटल, रोल ऑफ मेटल्स इन बायोलॉजी एंड एंजाइम्स। एक यूनिट का एक पार्ट पूरा आपका आज कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसको बंद करिए, जिसको जो पूछना है।